वेलकम स्टूडेंट्स। बीए थर्ड ईयर के सिक्स सेमेस्टर के हिस्ट्री पेपर के ऑप्शनल पेपर जिस पेपर का कोड है A050603T और इस पेपर का नाम है सोशियो कल्चरल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसकी आज हम थर्ड यूनिट को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम दो यूनिट्स कवर कर चुके हैं। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं या आपने उनको नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं, उसके बाद आके आप इसको कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यूनिट थर्ड है जिसका नाम है लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी एंड महालवाड़ी सिस्टम। ये इसका पार्ट वन है वीडियो का। इस वीडियो को हम देखेंगे टोटली टू पार्ट्स में। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं आज के प्रश्न। इसमें हम प्रश्न देखेंगे 1 to 15 और ये इसका फर्स्ट पार्ट है। अच्छा, इससे पहले कि हम क्वेश्चंस की तरफ जाएं, मैं थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। लैंड रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, इसका मतलब क्या है ताकि आप उसको अच्छे से समझ पाएं। तो देखिए पहले टाइम पे तो ऐसा नहीं था कि अलग से इनकम टैक्स है या जीएसटी है या ऐसा कुछ है। तो पहले टाइम पे मुख्यतः जो सरकार थी, कोई भी सरकार थी, चाहे वो कॉलोनियल सरकार है, चाहे वो मुगल सरकार है, चाहे वो मराठा है, कोई भी है, तो उनको मुख्यतः जो टैक्स लेते थे वो ज्यादातर तीन जगहों से लेते थे। पहली तो बात हो जाएगी लैंड टैक्स, यानी कि जो भूमि है भूमि पर से टैक्स लिया जाएगा, क्योंकि खेती बहुत तायत में की जाती थी। तो वहां से जो टैक्स लेते थे उसको भू राजस्व भी कहा जाता था। एक तो वहां से टैक्स लेते थे। दूसरा था कि जो व्यापार है, यानी कि व्यापार के लेन देन में जो भी टैक्स था वो लगाया जाता था। फिर तीसरा एक था चुंगी कर। चुंगी कर का मतलब मान लीजिए कहीं से कोई सामान आ रहा है, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक देश से दूसरे देश, तो वहां पे भी चुंगी कर ले लिया जाता था। तो इस तरीके से ये लगभग मुख्यतः हम तीन प्रकार के टैक्स देख पाते हैं। टैक्स तो वैसे और भी थे, लेकिन जो मुख्य रूप से थे वो यही थे। अब बात करें अगर हम कॉलोनियल पीरियड की, तो हम ये क्यों बात कर रहे हैं, इसके लिए आपको थोड़ा सा ये समझना पड़ेगा कि 1757 में हुआ था प्लासी का युद्ध, और प्लासी के युद्ध के बाद फिर हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। उसके बाद से आप देखेंगे कि बहुत सारा एरिया जो है वो जो ब्रिटिश थे उनके अंडर आ गया था, और जहाँ से उनको ज़रूरत महसूस हुई कि हम यहाँ से अपना अधिक से अधिक राजस्व कैसे प्राप्त करें जिससे हम अपनी आमदनी में बढ़ावा कर सकें। अब इसमें देखिए क्योंकि वो तो बाहरी लोग थे, और यहाँ उन्होंने खैर लिया भी, बहुत टैक्स लिया, बहुत ज़्यादा अमाउंट में टैक्स लिया, टैक्स की कर बढ़ा दी। अगर आप वैदिक एज में देखेंगे तो वहाँ 1/6 है, और धीरे धीरे देखोगे तो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे 1/2 हो गया, यानी कि वो आधा ले जा रहे हैं। ये और भी आगे निकले, इन्होंने 80-90% तक का टैक्स लिया है। तो ऐसे में क्या हुआ कि किसानों की स्थिति बहुत खराब होने लगी, अकाल पड़ने लगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जब अकाल पड़ेगा और वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से उन्होंने सोचा कि थोड़ा कुछ चेंज किया जाए, कोई एक सिस्टम बनाया जाए जिससे कि हमें एक कंटिन्यू तरीके से जो राजस्व है उसकी प्राप्ति होती रहे। इसके लिए उन्होंने फाइनली अलग अलग नियम बनाए। इसमें से ही जो हम कुछ जो देखने जा रहे हैं, भू राजस्व की जो प्रथा है, या मान के चलिए बहुत सिंपल शब्दों में मैं कहूँ तो ये बात उसकी है कि किस तरीके से टैक्स लिया जाएगा। उसके इन्होंने तीन तरीके निकाले, जिसमें एक था रैयतवाड़ी, एक था महलवाड़ी और था परमानेंट सेटलमेंट। अब ये क्या क्या आया, क्यों आया, कैसे आया, कौन सी सन में आया, कोशिश करूंगी कि हम इसको क्वेश्चन के साथ ही देखते चलें। अगर नहीं भी चले तो मैं चाहूंगी कि आप अभी पेन पेपर लेके बैठे होंगे, तो मैं कुछ समझा रही हूँ उसको लिखिए। देखिए, बात करें अगर हम परमानेंट सेटलमेंट की, तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी जिससे कि आपके कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन तैयार हो जाएं एग्जाम में। तो देखिए इसमें परमानेंट सेटलमेंट में जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। अब इसमें भी दो लोग आते हैं मुख्यतः। एक आते हैं जोन शोर, जो इस बात का समर्थन करते हैं कि हाँ, जमींदारों को भूमि का
स्वामी मान सकते हैं। जबकि जेम्स ग्रांट कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं, हम जमींदारों को भूमि का स्वामी नहीं मान सकते। फिर भी जैसे तैसे करके इसको शुरू किया गया था 1793 के आसपास। इसमें इन्होंने देखो कर की दर क्या रखी, कर की दर इन्होंने रखी, इन्होंने कहा कि हमारे पास जो टैक्स आएगा उसमें से जो 10/11 हिस्सा है वो तो जाएगा अंग्रेजों को, और जो टैक्स को कलेक्ट करने वाला है यानी कि जमींदार, जमींदार रखेगा 1/11 हिस्सा। तो आप इसको नोट कर लीजिए कहीं भी कॉपी में कि अंग्रेजों के पास था 10/11 हिस्सा और जमींदार के पास रहा था उसमें से 1/11 हिस्सा। अच्छा, अगर आप इसको देखने की कोशिश करें, थोड़ा सा मैथ्स लगाएं इसमें, तो आप पाएंगे कि 89% तक जो है टैक्स ले रहे हैं कौन, ये ब्रिटिशर्स जो हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ले रही है। और सोचो अगर 89% तक उन्होंने टैक्स ही ले लिया है तो किसान के पास क्या ही बचेगा खाने के लिए। यू कैन अंडरस्टैंड। अच्छा, इसी से रिलेटेड है एक सनसेट लॉ, ये 1794 में लगाया गया। अब ये सनसेट लॉ क्या था, इसको मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, सनसेट का मतलब सूर्यास्त, सूर्यास्त का मतलब क्या, शाम हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे अब सूर्यास्त हो रहा है तो इसमें भू राजस्व में क्या मतलब है, ये तो कोई मतलब समझ नहीं आता है। तो मतलब आप समझने का है इसमें वो ये कि जैसे फिक्स कर दे जमींदार को कि आपका काम है, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कह रही है जमींदार से, ये आपका काम है कि आप लाके मुझे टैक्स जमा करवा दीजिए इस टाइम पे, मतलब कोई डेट फिक्स कर देगी। जैसे आपके एग्जाम भी तो होते हैं ना, एग्जाम की डेट फिक्स होती है। कई बार आपका एक बार एग्जाम हो जाता है तो दूसरी बार आपको एक दूसरी डेट दी जाती है कि या तो आप अब तक एग्जाम दे दीजिए, इसके बाद आपको दूसरा चांस नहीं दिया जाएगा। लगभग उसी तरीके से सूर्यास्त लॉ था कि सूर्यास्त कानून कह लीजिए या सनसेट लॉ कह लीजिए। उसमें कहा जाता था कि देखिए, ये आपके लिए एक डेडलाइन घोषित कर दी गई है, ये लास्ट डेट है इसकी, या तो आप आके जमा करवा दीजिए क्या, टैक्स, अदरवाइज क्या होगा कि जो आपकी जमींदारी है ना उसकी नीलामी कर दी जाएगी। अब नीलामी कर दी जाएगी का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी तो जमींदारी आपके हाथ में है, आपको जिम्मेदारी दी गई है कि आप किसी गांव से टैक्स कलेक्ट करें और हमें दे दीजिए। अगर आप एक फिक्स टाइम के बाद, यानी कि मान के चलिए वो तारीख है 9 मई, मान के चलिए, तो अगर वो 9 मई की तारीख दे रखी है और 9 मई का सूरज डूबने लगा, यानी कि शाम होने लगी, तो तब से ही आपको उसके लिए हटा दिया जाएगा और जो आपका पद है उसकी नीलामी करनी शुरू हो जाएगी। अब नीलामी कैसे होगी, कोई और जमींदारों का एक ग्रुप होगा और जमींदार इनवाइट किए जाएंगे, फिर उनको बताया जाएगा कि बताइए आप क्या 100 करोड़ देने को तैयार हैं। 100 करोड़ तो मैंने ज्यादा बोल दिया, थोड़ा कम लेके चलते हैं इसको। जैसे मान के चलिए वो बोले, वो जो पहला जमींदार है वो दे रहा था 10,000 रुपए पर मंथ मान लीजिए, तो इधर इन्होंने 10-15 जमींदारों को बैठा लिया, वो कह रहे हैं कि मैं दूंगा 11,000, कोई कह रहा है मैं दूंगा 12,000, उसमें से कोई एक कह रहा है मैं दूंगा 13,000, कोई एक कह रहा है मैं दूंगा 14,000, कोई कहेगा मैं दूंगा 15,000। तो इस तरह की बोली लगना जो होता है ना उसकी, तो उसे बोली लगाने के तरीके से, यानी कि उसकी जिम्मेदारी की वो बोली लगाएंगे। और जो भी उनमें कहेगा कि सबसे ज्यादा जो लगान देने को तैयार होगा, टैक्स को ही लगान कहते हैं, तो जो भी उनमें सबसे ज्यादा लगान देने को तैयार होगा उसको ही वो उस जगह का जमींदार घोषित कर देंगे। तो आई थिंक आपको सनसेट लॉ समझ आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार फिर से मैं बताने की कोशिश करती हूँ। देखिए, सूर्यास्त कानून का मतलब है कि अगर एक डेडलाइन घोषित कर दी गई है, जैसे कि मान के चलिए 9 मई, और कोई जमींदार टैक्स जमा नहीं करवा पाया है 9 मई की शाम तक, यानी कि जब तक कि सूरज डूब नहीं जाता तब तक, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसकी जमींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा, यानी कि उससे ये छीन लिया जाएगा हक कि तुम रहने दो, तुम्हारे बस का नहीं है। और बाकी कुछ लोगों को बैठाया जाएगा और उनसे बोली लगवाई जाएगी उनके बीच में कि आप इतनी बोली लगाइए, जो भी ज्यादा बोली लगाएगा उसी को फिर वो जो टैक्स है उसको वसूलने का काम दे दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें जो खास बात आती है वो ये कि ये कहाँ कहाँ पर था, मतलब कहाँ कहाँ लागू था। तो ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक, इन एरियाज में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया था।
अब इसमें ब्रिटिश के पास जितना हिस्सा था, ब्रिटिश भारत कहा जाता है उसको, यानी कि इंडिया के जितने हिस्से पे ब्रिटिश ने कब्जा जमा लिया है, उसके 19% हिस्से में, याद रखिएगा इसको, उसके ब्रिटिश भारत के 19% हिस्से में परमानेंट सेटलमेंट या कहीं की स्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। तो ये तो बात हुई परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त की। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रैयतवाड़ी क्या है और महलवाड़ी क्या है। तो देखिए इसी में ही रैयतवाड़ी, तो रैयत का मतलब होता है किसान, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट डील होगी, किसकी, ब्रिटिश गवर्नमेंट की और किसान की, इसलिए इसको रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि 1792 में मद्रास में पहली बार 12 महल जिले में इसको रीड ने लागू किया। अच्छा, एक मैं आपको तरीका बता देती हूँ, जब भी बात आए रैयतवाड़ी, तो एक है थॉमस मुनरो और एक है रीड। मैं तो ऐसे ही याद करती हूँ, रीड और मुनरो। तो र से रैयतवाड़ी, र से रीड, और र से क्या, जो मैंने आपको पहले बताया था, मुनरो। तो रैयत से रिलेटेड कौन है, मुनरो और रीड। तो र र इसमें कॉमन जा रहा है, रैयतवाड़ी से रिलेटेड है मुनरो और रैयतवाड़ी से रिलेटेड है रीड। ये तो मैंने आपको ऐसे बता दिया, इसे आप याद रख सकते हैं। तो ठीक है, 1792 में मद्रास में पहली बार 12 महल जिले में रीड ने लागू किया। फिर 1820 में इसको मद्रास में लागू कर दिया गया, ये मुनरो ने किया था। अच्छा देखिए, 1792 में इसको कौन लागू कर रहा है, रीड, और 1820 में कौन लागू कर रहा है, मुनरो। तो इसलिए इन दोनों का नाम आता ही है रैयतवाड़ी व्यवस्था में। फिर 1825 में क्या हुआ, इसको बॉम्बे में भी कर दिया गया लागू, और 1858 में आप देखेंगे तो पूरे दक्कन एरिया में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू कर दिया गया। लगान अदायगी की 30 साल बाद पुनर्समीक्षा की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया। इसमें कहा गया कि लगान कैसे आ रहा है, कैसे काम हो रहा है, उसके लिए 30 साल बाद इसको देखा जाएगा। अब इसमें एरियाज कौन कौन से थे, यानी कि कौन कौन से एरिया इसमें कवर थे, तो बॉम्बे था, मद्रास था, कुर्ग था, ईस्ट बंगाल था और असम था। आई एम रिपीटिंग अगेन, इसमें रैयतवाड़ी में कौन कौन सा एरिया था, बॉम्बे का एरिया, मद्रास का एरिया, कुर्ग का एरिया, कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, वो एरिया, ईस्ट बंगाल और असम। अब ये कितने परसेंट पे था, ये था 51% पे, यानी कि आधे से भी ज्यादा। यानी कि ब्रिटिश भारत के कब्जे में जितना भी भारत था, उसके 51% हिस्से पे रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया। और इसमें टैक्स कितना था, इसमें टैक्स था 1/2, यानी कि आधा, 50-50, कि जितनी तुमने इतनी फसल हुई है, आधी हमें दे दो, आधी तुम अपने पास रखो। रैयतवाड़ी व्यवस्था का टैक्स की दर थी ये। और एरिया मैंने बताया 51%। तो आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। चलिए फिर हम देखते हैं अगला क्या है, महालवाड़ी सिस्टम। अब देखिए महाल क्या है, महाल है गांवों का ग्रुप। अभी भी आप देखेंगे ना, जैसे गांव होता है ना, पूरा का पूरा गांव है और गांव का एक ग्रुप है। वहाँ ऐसा नहीं होता है, कई जगह आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि अलग अलग से कोई अपने अपने छोटे छोटे भूमि पे खेती कर रहा है। इसमें क्या है कि सब सामूहिक रूप से खेती करते हैं। अब सब सामूहिक रूप से खेती करते हैं तो वहां से उन्होंने एक मुखिया चुन लिया, मान लो उसको नंबरदार कह दिया। तो वो कहेंगे कि देखिए आप हमें इसका टैक्स दे दीजिए हर महीने या हर साल पे, जैसे भी होता हो, या हर फसल पे होता होगा मुझे लगता है। तो उस पे आपको जो देना है टैक्स, तो वो हो गया एक सिस्टम, इसको कहा जाता है महालवाड़ी सिस्टम या महालवाड़ी प्रथा। अब इसको शुरू किसने किया था, इसको शुरू किया है हॉल्ट मैकेंजी ने। फिर 1814 में प्रतिपादित किया गया था इसको, और 1822 में इसको कानूनी रूप दे दिया गया। 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन, याद रखेंगे, 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स थॉमसन ने इसको लागू किया। फिर 1837 में थोड़ा सा और इसमें सुधार किया गया और कहा गया कि आप हमें 2/3 दे दीजिए। 2/3 कितना होगा, 66% के आसपास। फिर जब लगा कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके बाद उन्होंने
1855 में इसको हाफ पे ले आए, 50-50, यानी कि जो उसमें रैयतवाड़ी में थी दर 1/2, यानी कि आधा हिस्सा। ठीक है, और इसमें एक खास बात ये है कि पहली बार जब मैप का यूज किया गया, इसके लिए मैप का यूज का क्या मतलब है, यानी कि उसका पहले देख लें कि कितनी भूमि है, कैसे है, और इसकी भूमि कहाँ कहाँ है, मतलब कि लेखा जोखा रखना भी तो जरूरी है ना उसके लिए। तो उसका जो यूज किया गया सबसे पहले वो महालवाड़ी व्यवस्था में ही किया गया। अब देखेंगे कि ये कौन कौन से हिस्से में है। तो ये है यूपी में, मध्य प्रांत में, पंजाब में। ठीक है, समझिए ये कहाँ कहाँ है, यूपी में, मध्य प्रांत में और पंजाब में। तो जब हम बात करते हैं किसी भी भू राजस्व व्यवस्था की, हम ज्यादातर देखेंगे 3 या 4 पॉइंट। पहले हम देखेंगे, जैसे मान के चलिए परमानेंट सेटलमेंट है, तो इसको कब शुरू किया, किसी ने शुरू किया, कौन से एरिया में शुरू किया, क्या दर थी इसकी, और ब्रिटिश भूभाग का कितना प्रतिशत था। तो मैंने आपको बताया कि परमानेंट सेटलमेंट में तो भाई जा रहा है 19%। अब रैयतवाड़ी की बात करें तो रैयतवाड़ी में जा रहा है 51%। और अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो आप खुद ही बता लेंगे कि मारवाड़ी सिस्टम में कितना जा रहा होगा। कोई भी चीज़ कितनी होती है, 100%। अब 100% में से 19% चला गया इधर परमानेंट सेटलमेंट में, और 51% एरिया चला गया किसमें, रैयतवाड़ी में। तो बचा कितना, 30%। तो जो 30% यानी कि 30% जो भूभाग था, ब्रिटिश भूभाग था, उसमें महालवाड़ी शामिल था। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। इसको समझने की कोशिश कीजिए, राइट डाउन कर लीजिए कहीं भी, बाद में रिवीजन करेंगे तो आसानी होगी। बाकी आगे हम क्वेश्चन देख नहीं जा रहे हैं, इससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। तो लेट्स बिगिन। तो ये हम देखेंगे आज 1 से 15 तक के क्वेश्चन। और देखो अभी मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया है, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि आप एक कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 15 तक। उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको गेस करते जाइए और उसमें मार्क करते जाएंगे, इससे आपके एग्जाम की प्रैक्टिस अभी से हो जाएगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फार्मिंग सिस्टम किस वर्ष लागू किया? 1768, 1772, 1774 या 1784? तो इसका सही जवाब क्या होगा, गेस कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 1772। अब इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके लिए। तो देखिए 1772 में बंगाल की कृषि और राजस्व व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव हुआ। वो क्या, कि उस टाइम पे थे वॉरेन हेस्टिंग। उन्होंने एक नया रिवेन्यू सिस्टम यानी कि नई राजस्व नीति लागू की। इन्होंने क्या क्या नया किया इसमें, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूली सीधे अपने नियंत्रण में ले ली। पहले तो ऐसा है ना, मान के चलो कि अब अंग्रेज हैं, डायरेक्ट डील कर भी नहीं सकते। तो उन्होंने मान लो किसी मीडिएटर को पकड़ा, आसपास के लोगों को कहा कि तुम ही टैक्स वसूल करके ले आओ और हमें दे दो। 1772 में इन्होंने सोचा कि ऐसा करते हैं कि हम इसको डायरेक्ट अपने हाथों में ले लेते हैं। पहले जो राजस्व वसूली थी वो ड्वेल सिस्टम पे काम करती थी। ड्वेल सिस्टम मतलब नवाब और कंपनी दोनों का राज चल रहा था, और दोनों की सहमति से या कैसे भी करके वो टैक्स वसूलते थे। तो अब उन्होंने कहा कि बस भाई बहुत हो गया, इतना नहीं, अब बहुत तुम मीडिएटर बन लिए, अब हमें अकेले करने दो, हम अकेले अपनी संभालेंगे स्थिति को। तो 1772 में इन्होंने अपने हाथ में ले लिया भू राजस्व नीति को। और इन्होंने क्या किया कि 5 साल का ठेका दे दिया। इन्होंने इजारा सिस्टम इसको कहते हैं। इन्होंने जमीन ठेके पर दे दी, और जो सबसे ज्यादा बोली लगाता था वही राजस्व वसूलेगा। वही मुझे लगता है दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इसमें वही था कि बहुत सारे जमींदारों को एक साथ बैठा दिया है, उनसे बार बार पूछा जा रहा है, मतलब वो बोली लगा रहे हैं कि मैं 10,000 दूंगा, मैं 15,000 दूंगा, मैं 20,000 दूंगा, जो सबसे ज्यादा देगा उसी को ही जमींदारी दे दी जाएगी। अब इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम ये हुआ कि ठेकेदारों ने किसानों का बहुत शोषण किया, करेंगे ही। सीधी सी बात है भाई, आप सोच के चलिए कि मान के चलिए किसान के पास से आ रहा है 10,000, इधर उन्होंने वादा कर दिया देने का कितना हजार, 15,000, तो 5,000 क्या करेंगे, और शोषण करेंगे और शोषण करेंगे और शोषण करेंगे। इतना शोषण करेंगे कि किसान को उसके पास खाने लायक नहीं अनाज रहने देंगे। तो यही रिजल्ट हुआ इसका, किसानों से बहुत ज्यादा लगान वसूला गया। अब किसानों का शोषण होगा तो खेती की स्थिति और खराब हो ही जाएगी। तो ऐसे में क्या हुआ कि ये बहुत ज्यादा वर्क नहीं कर पाया। तो बंगाल में फार्मिंग सिस्टम शुरू तो हुआ था 1772 में,
और इसको शुरू करा भी था इन्होंने, लेकिन ये चल नहीं पाया। वॉरेन हेस्टिंग ने इसको शुरू किया लेकिन ये चल नहीं पाया। तो ये शुरू का हुआ था 1772 में। तो आप इसको याद रखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में फार्मिंग सिस्टम की शुरुआत की थी 1772 में। खास क्या है इसमें? खास यही है कि इन्होंने अपने हाथ में ले ली जमींदारी। दूसरी बात, फिर इन्होंने एक इजारा सिस्टम शुरू कर दिया, यानी कि जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको ही ये दे दिया जाएगा। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्वेश्चन 2 है कि मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की? एल्फिंस्टन, मुनरो, हॉल्ट मैकेंज या रीड? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, एल्फिंस्टन। तो एल्फिंस्टन ने मुंबई में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया। हालांकि इस समय जो गवर्नर चल रहे थे वो चल रहे थे मुनरो, लेकिन इसको लागू किया था एल्फिंस्टन ने। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। तालुकेदारी प्रथा सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? पंजाब, मुंबई, अवध या सिंध? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अवध। तो देखिए अवध के बारे में, तालुकेदारी और अवध के बारे में थोड़ी सी बात मैं आपको बता दूं। इस व्यवस्था में तालुकेदार, तालुकेदार का मतलब क्या है? बड़ा जमींदार या स्थानीय प्रभु उसको माना जाता था। उसको जमीन और कई गांवों का नियंत्रण दे दिया जाता था। जैसे जमींदार है ना, लगभग वैसे ही है ये भी। तो तालुकेदार को राजस्व लगान देता था, किसको? ब्रिटिश को। और किसानों से वसूली करता था। किसान सीधे सरकार से नहीं बल्कि तालुकेदार के अधीन होते थे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो जो किसानों से कौन टैक्स कलेक्ट करेगा? एक तालुकेदार टैक्स कलेक्ट करेगा। ये जमींदार तरीके का ही एक आदमी, बल्कि और बड़े लेवल का जमींदार है। तो ये इसको कलेक्ट करता था टैक्स को, और देता था किसको? ब्रिटिश को। इसकी विशेषताएं क्या थी कि देखिए अब एक किसान है और ये है ब्रिटिश सरकार है। किसान और ब्रिटिश सरकार के बीच में भी आ गया कौन? तालुकेदार आ गया। तो एक मध्यस्थ की भूमिका इसमें हो गई है। ये कई गांवों पर एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता था, मतलब 4-5 गांव मिला के किसी एक ही बड़े जमींदार को दे दिया कि आप ये जितने भी 4-5 गांव हैं उनका हमें टैक्स कलेक्ट करके दे देना। अब इसमें भी वही हुआ, किसानों का शोषण बढ़ा, तालुकेदार शक्तिशाली बन गए। वो कैसे बनेंगे? इधर से उन्होंने, मतलब उनको पूरा अधिकार मिल गया कि हमें जितना चाहे उतना हम किसानों से खसोट सकते हैं, लूट खसोट कर सकते हैं। और उसके बाद उनको जितना मन करे उतना वो ब्रिटिश सरकार को देते थे। तो ऐसा समझ लीजिए कि इन्होंने किसानों से लूट खसोट करके सारा अपने पास रखा, और उससे क्या हुआ कि उनके पास बहुत ज्यादा पैसा आता चला गया, तो वो शक्तिशाली हो गए। और उससे क्या हुआ? देखिए एक तरफ जो किसान है वो तो गरीब पे गरीब होते जा रहा है, क्योंकि उससे तो उसको खाने लायक भी नहीं छोड़ा जा रहा है, सब उससे टैक्स के रूप में कलेक्ट कर लिया जा रहा है। और दूसरी तरफ तालुकेदार है, वो खूब अपना घर भर रहा है। तो इस तरीके से एक असमानता बढ़ गई। किस किस के बीच में? इसमें ग्रामीणों के बीच में, और ये जो तालुकेदार थे इनके बीच में थोड़ा सा मतलब डिसबैलेंस हो गया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसको सबसे पहले शुरू किया गया था अवध में। ठीक है, तो चलिए हम फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न। इजारेदारी व्यवस्था में कब पंचवर्षीय ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई? 1771, 1776, 1777 या 1778? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1777। तो देखिए आपको यहाँ समझ में आ ही रहा होगा कि अगर ये पंचवर्षीय है, इसका मतलब पहले पंचवर्षीय था, फिर उनको कुछ ठीक नहीं लगा तो इसको बदल करके फिर 1 वर्ष कर दिया गया। अब इसकी स्टोरी क्या है वो जानिए। देखिए इजारेदारी जो प्रथा थी वो राजस्व वसूली की ठेका प्रणाली थी, जिसे वॉरेन हेस्टिंग ने 1772 में शुरू किया था। अभी हम पीछे पढ़ के आ ही रहे हैं, पहले क्वेश्चन में शायद हमने पढ़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी जमीन को ठेके पर देती थी। मुझे लगता है दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ठेके पे अगर इजारेदारी प्रथा होगी तो कैसे होगी, मतलब बोली लगाई जाएगी। जो व्यक्ति ज्यादा बोली लगाता था उसे राजस्व वसूल करने का अधिकार मिल जाता था। और इस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? इस व्यक्ति को कहा जाता था इजारेदार। इजारेदार किसानों से लगान वसूल कर कंपनी की तैराशी देता था। तैराशी मतलब फिक्स कर दिया उन्होंने कि मैं इतने देता हूँ आपको, आप मेरे को इतना टैक्स देते जाना। तो ये बात फिक्स हो जाती थी उनके बीच में पहले। शुरू कहाँ हुआ था ये? ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ही हुआ था।
इजारेदार ने ज्यादा से ज्यादा वसूली की और किसानों पर भारी शोषण किया। किसानों की आर्थिक स्थिति खराब हो गई। खेती और ग्रामीण व्यवस्था कमजोर हो गई। तो इस तरीके से ये शुरू हुई थी जो 1772 में। तो 1772 में जो ये शुरू हुई, उसके बाद 1777 में उनको लगा कि नहीं भाई ये ठीक नहीं है, इसको ना चेंज कर देना चाहिए। तो इसको चेंज कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये बहुत ज्यादा हो रहा है, 5 साल, इसको अभी हम थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अब 1 साल पे ले आओ। तो इसको उन्होंने 1 साल कर दिया। उसके बाद फिर उनको मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो उसके बाद में फाइनली फिर 1793 में उन्होंने कहा कि ये इजारेदारी प्रथा को छोड़ो, हम परमानेंट सेटलमेंट शुरू करते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट क्या है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। 1793 में ये शुरू हुआ था और ये 19% भूभाग को कवर करता था। और इसमें क्या था, इसमें था कि 89% हमें दे दो, बाकी का जो बचा है उसमें से अ, मतलब 10/11% दे दो हमें और 1/11% रख लो तुम। ठीक है, ऐसा था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। स्थायी बंदोबस्त में भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग सम्मिलित था? गेस कीजिए इसका सही जवाब। स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा है, तो आई थिंक आप उसको आसानी से कर पाएंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 19%। आई थिंक मुझे इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की कितने प्रतिशत भूमि सम्मिलित की गई? देखिए अब बात आ गई है महालवाड़ी की। ऑप्शन ए कह रहा है 30%, 19%, 21% या 25%। हमने तो तीन ही पढ़ी हैं। एक तो हमने पढ़ा है 19%, दूसरा हमने पढ़ा है 51%, और तीसरा हमने क्या पढ़ा है 30%। तो देख लेते हैं महालवाड़ी में कितने प्रतिशत है। रैयतवाड़ी में आई थिंक आपको याद आ रहा होगा कि 51% था। तो इसमें कितना हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 30%। तो 30% जो भूभाग था, ब्रिटिश भूभाग, महालवाड़ी पद्धति के अंतर्गत आता था। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। सूर्यास्त कानून किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था स्टार्टिंग में। देख लेते हैं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, यानी कि परमानेंट सेटलमेंट में सूर्यास्त कानून था। अभी देखिए हमने देखा कि 1772 में भी था ये, तो क्या कि इजारेदारी प्रथा थी कि जो सबसे ज्यादा बोली लगा रहा है उसको दे देते हैं जमींदारी, यानी कि कर वसूलने का अधिकार। फिर उन्होंने, अब कहने को तो इन्होंने देखोगे तो 1777 में उसको पहले 1 साल का बनाया, उसके बाद फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट भी ला ही दिया। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। उसमें इन्होंने यहाँ सूर्यास्त कानून ला दिया। सूर्यास्त कानून में इन्होंने ये बात यहाँ फिक्स कर दी कि जो फिक्स डेट तक नहीं ला पाएगा उसको सूरज डूबने से पहले पहले अगर नहीं लाया तो फिर हम उसके पद की नीलामी करनी शुरू कर देंगे और फिर जमींदारी अधिकार मिल जाएगा किसी और को। तो सीधी सी बात है, और लोग काफी तैयार होंगे कि चलो भाई इसमें तो बहुत हमें शोषण करने को मिलेगा, हमारे पास बहुत पैसा आएगा। तो लोग ऐसे लाइन लगा कर बैठे रहते थे, इसीलिए वो बोली लगती थी। और जो सबसे ज्यादा बोलता था, बोली लगाता था, उसी को जमींदारी मिल जाती थी। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता दोनों के हित में नहीं है। यह किसके अनुसार है? मतलब ऐसा स्टेटमेंट किसने दिया था कि किसी भी मूल्य पर जीवन रक्षा करना एक ऐसा कार्य है जो उसकी शक्ति से परे है और करदाता और प्रभावित जनता के हित में नहीं है? आरसी दत्ता, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन या उपरोक्त में से कोई नहीं? गेस कीजिए इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आरसी दत्त। तो आरसी दत्त ने इस बात को कहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। लॉर्ड कर्जन ने एक आयोग जिसकी अध्यक्षता में, मतलब किसकी अध्यक्षता में नियुक्त किया? सर एंटनी मैकडोनाल्ड, सर रिचर्ड स्ट्रेची, सर जेम्स लॉयल, उपरोक्त में से कोई नहीं? देखते हैं इसका सही जवाब। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सर एंटनी मैकडोनाल्ड। अब ये सर एंटनी मैकडोनाल्ड ने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, इसके बारे में देख लेते हैं।
तो लॉर्ड कर्जन ने भूमि सुधार और कृषि समस्याओं के लिए ना जांच की और एक आयोग गठित किया जिसका नाम था फेमीन कमीशन, या कह लीजिए अकाल आयोग। अब देखो बार बार अकाल आ रहे थे, आएंगे ही अकाल। जब आप किसान के पास कुछ रहने नहीं दे रहे हैं तो पहली तो बात कि जो मिट्टी है वो बंजर हो जाएगी। वो बंजर हो जाएगी अगर उसमें कुछ इनपुट ही नहीं जा रहा है। बस हर साल खेती किए जा रहे हो, खेती किए जा रहे हो, खेती किए जा रहे हो, ना उसमें खाद डालना है, ना उसका सही से सिंचाई की व्यवस्था करनी है, तो जमीन तो बंजर होगी। और जब जमीन बंजर होगी तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में अन्न उत्पादित नहीं होगा। और जब अन्न उत्पादन नहीं होता है उस स्थिति को कहते हैं क्या, अकाल। अब बार बार अकाल पड़ रहे थे, इनके ये सब 3 सिस्टम जो इन्होंने शुरू किए थे ब्रिटिश ने, उसके बाद भी अकाल पड़ रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक जांच समिति गठित करते हैं और देखते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो बार बार जो अकाल पड़ रहा था उनके कारणों की जांच करने के लिए, कृषि व्यवस्था और भूमि राजस्व व्यवस्था में सुधार के लिए थोड़ा सुझाव देने के लिए, और किसानों की स्थिति को सुधारने के उपाय। ये भी कहा गया कि देखिए इतना तो समझ में आता है कि किसानों की स्थिति हो चुकी है बहुत ज्यादा खराब। अब खराब हो गई तो इसको सही करने के लिए क्या किया जाए, इसके लिए भी इन्होंने एक आयोग का गठन किया जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे सर एंटनी मैकडोनल्ड। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आया होगा। अभी थोड़ा सा और इसके बारे में देख लें कि ये 1901 में आया था। 1901 में लॉर्ड कर्जन ने शुरू किया था। और लॉर्ड कर्जन का नाम आपको याद आ रहा हो कि इन्हीं के समय में बंगाल विभाजन हुआ था, वही वाले लॉर्ड कर्जन है ये। तो इन्होंने क्या किया, एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया जिसका नाम था अकाल आयोग। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। स्थायी बंदोबस्त का लगान कितना था? 89 टू 11, 50-50, 70-30, 90-10। तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे मुझे लग रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 89% टू 11%। तो देखिए मैंने आपको बताया कि इसमें कर की दर ही इस तरीके से थी ना कि 10/11 किसका है, सरकार का है, और 1/11वां हिस्सा किसका है, जमींदार का है। तो इसमें से 89% कौन ले गया, कंपनी, और 11% रह गया जमींदार के पास। तो इस तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। मद्रास और बंबई के अतिरिक्त रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया असम, बरार, कुर्ग उपरोक्त सभी में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी में। इसको कुर्ग में भी किया गया जो कि कर्नाटका में है, इसको असम में भी किया गया और बरार में भी किया गया। इन सब जगहों पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया गया, इसीलिए तो 51% पे जाती थी, इसको बहुत लार्ज एरिया पे इम्प्लीमेंट किया गया था। इसमें क्या होता था, इसमें जो किसान है और जो सरकार है उसके बीच कोई नहीं है, वो डायरेक्टली ही क्या कर रहे हैं, अपना जो टैक्स है वो दे रहे हैं, लगान दे रहे हैं किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। आने वाली मूल्यांकन किस भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित था? रैयतवाड़ी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, इजारेदारी व्यवस्था, या महालवाड़ी व्यवस्था। देखिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आनेवाड़ी जो मूल्यांकन है वो सीधा सीधा किसानों से डील हो रहा है, इसमें बीच में कोई मध्यस्थ नहीं है। जैसे तालुकेदारी में देखोगे तो ताल्लुक बीच में आ रहा है, परमानेंट सेटलमेंट में देखोगे तो कोई एक जमींदार इन्होंने अपॉइंट कर रखा है तो वो मध्यस्थ का काम कर रहे हैं। महालवाड़ी में देखोगे तो उन्होंने कई गांवों का एक मुखिया ढूंढ लिया, इसको नंबरदार बोल रहे हैं, वो भी मध्यस्थ का काम कर रहा है। रैयतवाड़ी व्यवस्था एक ऐसी है जिसमें सीधा किसान से इनकी बातचीत हो रही है। तो इसमें क्या था, इसमें अन्यवाड़ी आकलन एक भूमि राजस्व निर्धारण पद्धति थी जिसका उपयोग मुख्य रूप से किया गया मद्रास प्रेसिडेंसी में, और खासकर किया गया रैयतवाड़ी सिस्टम के अंतर्गत। काम कैसे करता था ये, अधिकारी जो था हर साल फसल की स्थिति का आकलन करेगा, मतलब अधिकारी आया हर साल देखेगा अच्छा फसल कैसी हो रही है, फिर उसी के आधार पे लगान करेगा, मतलब बनाएगा कि मान के चलो, एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ कि मान के चलिए वो गया मद्रास में और वहां उसको लगा कि अब की बार तो 10 बोरे गेहूं या चावल निकल आया है। तो उसको लगेगा हाँ ठीक है, 50-50 का तय हो रखा है, तो ऐसा करता हूँ 5 अपने पास रख लेता हूँ। ये हो गया उनका फिक्स। अब मान के चलो वो दूसरी साल गया तो क्या हुआ कि फसल अच्छी नहीं हुई। अब फसल तो ऐसा नहीं है ना कि हर साल एक जैसी ही होगी, कभी अच्छी होगी कभी खराब होगी।
तो दूसरी बार गया तो उसने देखा रे के तो 8 ही बोरे हो पाएंगे, तो उसमें क्या करेगा, ठीक है कि 4 बोरे मैं रख लेता हूँ, 4 बोरे तुम रख लो। तो इस तरीके से हर साल क्या होता था, हर साल उसका आकलन करेगा, एक अधिकारी आएगा, वो उसका आकलन करेगा और उसके हिसाब से ही वो लेगा टैक्स को। तो ये जो लगान था स्थायी नहीं था, बल्कि हर साल बदलता रहता था। तभी तो इसका नाम है अनिवार्य मूल्यांकन या आने वाली मूल्यांकन। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि ये आने वाली मूल्यांकन क्या है और इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था। चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया गया? जमींदारों के साथ, किसानों के साथ, महाल के साथ, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल फटाक से लगा दीजिए आंसर और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बल्कि इसको तो आपको कॉपी में भी लिखने की जरूरत नहीं है, तुरंत कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए इसका सही जवाब। थोड़ा टाइम दे देती हूँ। आई थिंक लिख दिया होगा आपने। देखते हैं इसका सही जवाब। ऑप्शन ए जमींदारों के साथ। तो स्थायी बंदोबस्त 1793 का है, जमींदारों के साथ था। ये ब्रिटिश भूभाग के 19% एरिया पर इम्प्लीमेंट किया गया था। और बाकी आपको मैंने बता ही दिया है। चलो देख लेते हैं फिर अगला प्रश्न। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। केवल एक, एक और दो, एक, दो और तीन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, तीनों ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि रैयतवाड़ी था तो सीधा सरकार को ही लगान देगा। अब सरकार रैयत को पट्टे पर देती थी, मतलब एक फिक्स वो डॉक्यूमेंट्स पे साइन वगैरह करवा लिए इस तरीके से। और कर लगाने से पहले भूमि का सर्वेक्षण, हाँ जी बिल्कुल होता था। जैसे कि आने वाली मूल्यांकन अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले, वो क्या कर रहा है कि एक अधिकारी आ रहा है हर साल और वो देख रहा है कि कैसी फसल हुई है, अच्छी फसल हुई है, कैसी फसल हुई है। फिर उसके हिसाब से तय किया जाएगा कि हाँ आपको इतना लगान देना है। ऐसा नहीं है, देखिए परमानेंट सेटलमेंट में तो क्या है, फिक्स है कि आपको इतना देना है तो आपको हर बार इतना ही देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पहले अधिकारी आएगा, देखेगा कि फसल कैसी है, उसके बाद ही मूल्य निर्धारण किया जाएगा और उतना ही फिर जो कर है या टैक्स है या लगान है वो दे दिया जाएगा किसको, ब्रिटिश अधिकारी को या ब्रिटिश सरकार को। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए फिर हम देख लेते हैं अगला प्रश्न। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? 1850, 1895, 1900 या 1905? गेस कीजिए इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सन 1900। तो सन 1900 में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम लाया गया। तो ये अधिनियम शुरू हुआ है 1900 में। अब इसको लाने का कारण क्या था वो हम थोड़ा सा देखते हैं। किसान कर्ज में डूब रहे थे, बहुत बुरी स्थिति हो गई थी उनकी। और जो मनी लेंडर से महाजन थे उनकी जमीन खरीद रहे थे। अब देखोगे जो बहुत गरीब किसान है उसके पास कुछ नहीं है। अब मान के चलो वो फसल लगाने जा रहा है। अब फसल लगाने के लिए उसको सिंचाई भी चाहिए, उसको बीज भी चाहिए, वो भी तो उसको खरीदना ही पड़ेगा। तो ये सब खरीदने के लिए उसको चाहिए पैसा। अब क्या, अब की तरह बैंक तो थी नहीं कि जाओ और बैंक लोन दे रहा है, ऐसा नहीं था। वो जाएगा किसके पास, किसी से उधार मांगने जाएगा। उधार मांगने किसके पास जाएगा, महाजन के पास जाएगा, कोई भी हो सकता था। अब वो उसने मान के चलो उसको दे दिया पैसा। अब उसने उसको पैसा दे दिया और उसने अपनी खेती में लगा भी लिया। अब मान लो उसकी फसल हुई और जितना भी था सब टैक्स के रूप में चला गया, अब उसके पास कुछ नहीं बचा। अब वो क्या करेगा, अब उसके पास तो कुछ नहीं है, फसल सारी चली गई, या मान लो फसल खराब भी हो गई तो अब वो बड़ी बुरी स्थिति। अब महाजन तो कहेगा कि भाई मेरा पैसा लिया है तो दे। तो ऐसे में क्या करेगा, जब गरीब किसान के पास कुछ भी नहीं रह जाता था तो ऐसे में उसको अपनी जमीन ही रखनी पड़ती थी, उसको मतलब जमीन ही बेच देता था वो महाजन को कि मेरे पास और कुछ नहीं है, आप मेरी जमीन ले लीजिए। तो इससे तो देखोगे तो किसानों की स्थिति बहुत बुरी हो जा रही है। तो इससे निकलने के लिए, इससे उबारने के लिए भूमि पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम आया था। धीरे धीरे जो कृषि भूमि गैर कृषक थे उनके हाथों में जा रही थी। गैर कृषक का मतलब, अब महाजन थोड़ी ना खेती करते होंगे, सीधी सी बात समझ में आ रही है, महाजन खेती क्यों करेंगे वो। तो वो उनके पास जा रही थी, तो इससे बचाने के लिए
इस एक्ट को लाया गया। इन्होंने कहा कि जो कृषक है वो बाहर के लोगों को सीमित प्रतिबंधित कर देता है, यानी किसान अपनी जमीन आसानी से महाजन को नहीं बेच सकता। अब ऐसा है ना कि महाजन तो कैसे भी बहला फुसला के कैसे भी उससे जमीन ले सकता है, जब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कहता है कि देखिए आप इतनी आसानी से किसी की जमीन को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये था इसका। इसका उद्देश्य था किसान की जमीन बचाना कि ताकि महाजन ना उसके पे कब्जा कर ले, ग्रामीण समाज की स्थिरता बनाए रखना, और जो कर्ज में डूब गए हैं कुछ किसान उनकी भूमि छीने जाने से रोकना। अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। कुछ हद तक किसानों की जमीन बची रही, लेकिन ये कानून थोड़ा सा जाति और समुदाय आधारित भेदभाव करता था। एग्रीकल्चरिस्ट और नॉन एग्रीकल्चरिस्ट की श्रेणियां बना दी गई। अब सीधी सी बात है, उन्होंने कहा ना कि आप तो गैर कृषक है ना, आप खेती नहीं करते हैं, तो आपके पास ये जमीन नहीं होनी चाहिए। जो खेती कर रहा है वो ही दूसरे को खेती दे सकता है, मतलब खेत अपना दे सकता है। तो ये इसका थोड़ा सा मैंने आपको बताया। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये आज हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो अगले कुछ क्वेश्चंस को लेके मैं हाजिर होंगी आपके सामने अगली वीडियो में। तो सेकंड यूनिट जिसका नाम था लैंड रिवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, परमानेंट सेटलमेंट, रेतवाड़ी एंड मालवाड़ी, ये आपको आई होप समझ में आया होगा। इसके कुछ आगे के नेक्स्ट क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसी को रिवाइज करते रहिए। थैंक यू।